द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे सवाल पर बात कर रहे हैं जो अक्सर हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। देखिए, जब कोई 100 साल पुरानी विशाल इमारत ढहती है तो हमारी नज़र सीधा उस अंतिम हथौड़े पर जाती है जिसने उसे जमींदोज कर दिया। हाँ, बिल्कुल, वो बहुत स्वाभाविक है। वाकई। लेकिन क्या वो इमारत सिर्फ उस एक झटके से गिरी, या फिर दसों से उसकी नींव में रिश्ता पानी और उसे खोखला कर रही दीमक ही इसके असली कारण थे? ब्रिटिश साम्राज्य की वो इमारत जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था, भारत में कैसे ढही? यही आज की हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र है। और ये बहुत ही अहम सवाल है ना? तो हमारा आज का सवाल ये है, क्या अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर करने वाली मुख्य शक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए व्यापक अहिंसक जन आंदोलन थे, या फिर इसके पीछे गरम दल, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों और समानांतर राजनीतिक दबाव की वो आक्रामक रणनीति थी जिसने अंग्रेजी हुकूमत को कभी चैन की नींद सोने ही नहीं दिया? बिल्कुल। अब देखिए, इस विमर्श में मेरा ये दृढ़ मत है कि 1915 के बाद जो जन आंदोलन शुरू हुए, जैसे असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन, मेरा मानना है कि उन्होंने ही पूरे देश की आम जनता को एक साथ खड़ा करके ब्रिटिश सत्ता के उस लॉजिस्टिक ढांचे को तोड़ दिया जिस पर उनकी हुकूमत टिकी थी। मैं इसे एक अलग नजरिए से देखता हूँ। ये सच है कि उन जन आंदोलनों का अपना एक बहुत बड़ा प्रभाव था, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा। लेकिन मेरा तर्क ये है कि 1905 के बहिष्कार, 1907 के सूरत विभाजन से लेके 1925 के काकोरी एक्शन और भगत सिंह के बलिदान जैसी क्रांतिकारी घटनाओं ने ही अंग्रेजों में असली खौफ पैदा किया था। इसके अलावा वो स्वराज पार्टी जैसे संस्थागत दबावों ने अंग्रेजों को प्रशासनिक स्तर पर पंगु कर दिया था। नींव तो जन आंदोलनों से बहुत पहले ही हिल चुकी थी। तो चलिए सीधे उस तंत्र को समझने की कोशिश करते हैं जिससे अंग्रेज भारत पर राज कर रहे थे। एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल है, मुट्ठी भर अंग्रेज अफसर 30 करोड़ भारतीयों पर राज कैसे कर रहे थे? सही बात है। उनके पास कोई जादुई छड़ी तो थी नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं। वे राज कर रहे थे हमारे ही लोगों के सहयोग से। पुलिस हमारी, क्लर्क हमारे, सैनिक हमारे और नियंत्रण उनका। सटीक बात। ये एक ऐसी विशाल मशीन थी जिसके पुर्जे भारतीय थे, लेकिन जो स्टीयरिंग व्हील था वो अंग्रेजों के हाथ में था। और यहीं पर 9 जनवरी 1915 का महत्व सामने आता है, जब महात्मा गांधी लौटे थे। हाँ, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। आज हम इसे प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। गांधी जी के आने से पहले जो भी विरोध हो रहे थे वे काफी हद तक कुछ खास वर्गों या छोटे समूहों तक ही सीमित थे। मैं यहाँ थोड़ा असहमत हूँ, लेकिन आप अपनी बात पूरी करें। शुक्रिया। मैं बस ये कह रही थी कि गांधी जी ने आकर ये समझ लिया कि अंग्रेजों को हथियारों से नहीं बल्कि उस सहयोग को वापस लेकर हराया जा सकता है। आप 1917 का चंपारण सत्याग्रह ही देख लीजिए। बिहार वाला। बिल्कुल। बिहार में नील की खेती और शोषणकारी तिनकठिया प्रथा के खिलाफ शुरू हुआ ये आंदोलन सिर्फ एक आर्थिक विरोध नहीं था। ये आम किसान के दिमाग से अंग्रेजों का डर निकालने का एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग था। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं इस बात को पूरी तरह नहीं मानता। मैं बताता हूँ क्यों। बताइए। आप कह रही हैं कि आम जनता को जोड़ने या आर्थिक बहिष्कार का विचार 1915 के बाद आया, लेकिन जरा 1905 के कालखंड पर गौर कीजिए। जब वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की तो उसका जवाब क्या था? बहिष्कार आंदोलन। जी, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का जो आंदोलन शुरू हुआ वो महज एक भावुक कदम नहीं था। वो साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था पर एक सीधा सोचा समझा प्रहार था। मुझे समझ आ रहा है आप ऐसा क्यों सोचते हैं, लेकिन मैं आपको एक अलग नजरिया देना चाहूंगी। 1905 का बहिष्कार बहुत महत्वपूर्ण था, पर वो मुख्य रूप से बंगाल और कुछ शहरी केंद्रों तक ही सीमित रह गया। अच्छा? हाँ, इसे एक अखिल भारतीय गांव-गांव तक पहुंचने वाला हथियार बनने में समय लगा। सीमित शायद इसलिए क्योंकि उस वक्त के कांग्रेस नेतृत्व का एक धड़ा अभी भी याचना और अपीलों की राजनीति में विश्वास रखता था। नरम दल। सही कहा। लेकिन 16 अक्टूबर 1905 को जब विभाजन प्रभावी हुआ तो उसे रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाकर जो सांस्कृतिक एकता दिखाई गई उसने एक नई आग को जन्म दिया
और इसी आग का नतीजा था 1907 का सूरत अधिवेशन, जहां विभाजन हुआ था। बिल्कुल। रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई। देखिए, ये विभाजन कोई कमजोरी नहीं थी। तो आपके हिसाब से ये क्या था? ये इस बात का ऐलान था कि भारत का एक बड़ा वर्ग अब अंग्रेजों से भीख मांगने के मूड में नहीं है, और अंग्रेजों को ये बहुत समझ आ गई थी। इसीलिए 1909 में वे मार्ले मिंटो एक्ट लेकर आए, ताकि सांप्रदायिक निर्वाचन के जरिए इस एकता को तोड़ा जा सके। यह एक दिलचस्प पॉइंट है। हालांकि मैं इसे थोड़ा अलग ढंग से रखूंगी। मैं गरम दल की मंशा पर सवाल नहीं उठा रही, लेकिन एक जन आंदोलन को बिना किसी हिंसक दमन का शिकार हुए लंबे समय तक कैसे चलाया जाए, ये रणनीति 1920 के असहयोग आंदोलन में ही सामने आई। आप सीधे 1920 तक पहुंच गईं, लेकिन 1919 के उस भयानक दर्द को मत भूलिए। उफ, बिल्कुल नहीं भूला जा सकता। 1919 में जब रॉलेट एक्ट लाया गया, जिसका क्रूर नियम था न अपील, न दलील, न वकील। हाँ, एक काला कानून। वाकई। और उसके विरोध के परिणाम स्वरूप 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जो क्रूर जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, उसने पूरे देश को गहरे सदमे में डाल दिया था। और ऊपर से 1919 के मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड अधिनियम से जो द्वैध शासन प्रणाली लाई गई, वो सिर्फ सत्ता देने का एक दिखावा था। असल ताकत तो अंग्रेजों के ही पास थी। एकदम सही। और उसी हताशा के बीच असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। हाँ, लेकिन ये सिर्फ हताशा नहीं थी। मेरा मानना है कि 1920 का असहयोग आंदोलन उस हताशा को एक सक्रिय ऊर्जा में बदलने का मास्टर स्ट्रोक था। गांधी जी ने जब कहा कि अगर हम अपना सहयोग वापस ले लें तो ब्रिटिश साम्राज्य 1 साल के भीतर ढह जाएगा, तो उन्होंने उसी भारतीय पुर्जे वाली मशीन का प्लग ही निकाल दिया। प्लग निकाल दिया? बिल्कुल। लाखों छात्रों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिए, वकीलों ने अदालतें छोड़ दी। जब पूरा प्रशासनिक ढांचा ही रुक गया, तो अंग्रेजों को पहली बार समझ आया कि वे एक ऐसी आबादी पर राज नहीं कर सकते जो राज होने से ही इनकार कर दे। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि मशीन का प्लग निकाल दिया गया। उत्साह अभूतपूर्व था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या वास्तव में मशीन रुक गई थी? जैसे ही फरवरी 1922 में गोरखपुर में चौरी चौरा की हिंसक घटना हुई, गांधी जी ने इस पूरे आंदोलन को अचानक वापस ले लिया। अब आप सोचिए, जो युवा अपनी पढ़ाई छोड़कर अपना करियर दांव पर लगाकर सड़कों पर उतरे थे, उन्हें कैसा लगा होगा? निराशा तो हुई होगी, ये मैं मानती हूँ। बहुत गहरी निराशा। इस एकाएक समाप्ति ने पूरे देश के राजनीतिक परिदृश्य में एक भयानक शून्यता पैदा कर दी। और यहीं से मेरा तर्क मजबूत होता है कि जब जन आंदोलन अचानक स्थगित कर दिए जाते थे, तब किसने इस लड़ाई को जिंदा रखा? तो आप उस शून्यता को कैसे देखते हैं? मैं इसे 2 अलग-अलग धाराओं के उदय के रूप में देखता हूं। पहला था संस्थागत भीतरघात। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। उनका तर्क बहुत व्यवहारिक था। व्यवस्था के अंदर से लड़ना। जी, यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे आपको पता चले कि आप किसी भ्रष्ट कंपनी को बाहर सड़क पर प्रदर्शन करके नहीं हरा सकते, तो आप उस कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठ जाते हैं और अंदर से उसकी नीतियां पास होने ही नहीं देते। स्वराज पार्टी ने विधान परिषदों के भीतर घुसकर ब्रिटिश नीतियों को रोकना शुरू किया। मैं स्वराज पार्टी के उस बोर्डरूम सैबोटाज वाली तरीके का सम्मान करती हूँ। ये एक ठोस कदम था। लेकिन दूसरी धारा क्या थी? दूसरी धारा थी उन युवाओं की जो 1922 में आंदोलन वापस लिए जाने से खुद को छला हुआ महसूस कर रहे थे। उन्होंने तय किया कि अब वे अंग्रेजों से उनके ही तरीके से बात करेंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण था 9 अगस्त 1925 का काकोरी ट्रेन एक्शन। रामप्रसाद बिस्मिल और उनकी टीम? बिल्कुल, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने कोई आम डकैती नहीं की थी। उन्होंने ब्रिटिश खजाने को लूटा था। ये कोई पैसों की जरूरत का मामला नहीं था। ये उस मिथक को तोड़ने की कोशिश थी कि अंग्रेज अजेय हैं। उन्होंने ब्रिटिश सत्ता की छाती पर चढ़कर यह संदेश दिया कि हम तुमसे डरते नहीं हैं। अंग्रेजों के मन में जो खौफ इन घटनाओं ने पैदा किया, वो किसी भी असहयोग से कहीं ज्यादा था। मैं आपके इस तर्क से पूरी तरह सहमत नहीं हूं, क्योंकि खौफ से आप किसी साम्राज्य को डरा जरूर सकते हैं, लेकिन उसे उखाड़ नहीं सकते।
ऐसा क्यों? क्योंकि काकोरी जैसी घटनाओं ने युवाओं में अदम्य साहस का संचार जरूर किया, लेकिन किसी भी क्रांति को अंतिम जीत तक ले जाने के लिए एक व्यापक जमीनी संगठनात्मक ढांचे की आवश्यकता होती है। जब स्वराज्यवादी परिषदों में संघर्ष कर रहे थे और क्रांतिकारी अपने स्तर पर लड़ रहे थे, तब कांग्रेस गांव-गांव में अपनी जड़ें गहरी कर रही थी। कैसे? सिर्फ रचनात्मक कार्यों से? बिल्कुल। 1924 का बेलगाम अधिवेशन देखिए, जहां महात्मा गांधी पहली और एकमात्र बार कांग्रेस अध्यक्ष बने। उन्होंने पूरे संगठन को चरखा, खादी और अस्पृश्यता निवारण के काम में लगा दिया। लेकिन ये तो सामाजिक काम था। ये सिर्फ समाज सेवा नहीं थी, ये अगले बड़े आंदोलन के लिए एक सेना तैयार करने का तरीका था। फिर 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। अब आप सोचिए, एक ऐसा समाज जो रूढ़ियों में जकड़ा था, वहां महिलाएं नेतृत्व कर रही थीं। ये वो संगठनात्मक मजबूती थी जो सतह के नीचे काम कर रही थी। यह एक सम्मोहक तर्क है, मैं मानता हूं। लेकिन क्या आपने विचार किया है कि जब संगठन खुद को मजबूत कर रहा था, तब ब्रिटिश नीतियों का वास्तविक और आक्रामक विरोध कहां से आ रहा था? आपका इशारा साइमन कमीशन की तरफ है। जी हां। 1927 में जब साइमन कमीशन का गठन हुआ, जिसमें 7 सदस्य विदेशी थे, और 1928 में जब वो भारत आया, तो उसका जो राष्ट्रव्यापी विरोध साइमन गो बैक के नारों के साथ हुआ, वो केवल खादी बुनने का परिणाम नहीं था। वो सच में एक बड़ा विरोध था। वो उस उग्र राजनीतिक चेतना का परिणाम था जो लगातार उबल रही थी। और उसी साल 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट पेश करना अंग्रेजों के इस घमंड पर एक सीधा संवैधानिक तमाचा था कि भारतीय अपना संविधान खुद नहीं बना सकते। नेहरू रिपोर्ट एक शानदार कदम था, ये मैं मानती हूँ, लेकिन अंग्रेजों ने उसे खारिज कर दिया। और यहीं पर जन आंदोलन का असली प्रभाव सामने आता है। जब 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की स्पष्ट मांग रखी गई, तो वो सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था। उसके बाद 1930 में जो हुआ, उसने इतिहास की दिशा बदल दी। सविनय अवज्ञा आंदोलन और विशेषकर दांडी मार्च। नमक ही क्यों? ये सवाल तो कई बार उठता है। मतलब इतने सारे मुद्दे थे। और यही तो गांधी जी की सबसे बड़ी रणनीतिक सोच थी। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक साबरमती से दांडी तक की वो यात्रा। अंग्रेज सोच रहे थे कि ये मुट्ठी भर लोग समुद्र किनारे जाकर थोड़ा सा नमक बना लेंगे तो क्या हो जाएगा। हाँ, उन्होंने इसे शुरुआत में गंभीरता से नहीं लिया था। बिल्कुल नहीं लिया। लेकिन नमक पर टैक्स लगाना ऐसा ही था जैसे आज कोई हवा पर टैक्स लगा दे। ये हर गरीब की थाली का हिस्सा था। नमक बनाकर गांधी जी ने सिर्फ एक कानून नहीं तोड़ा, उन्होंने पूरे देश को ये संदेश दिया कि हम ब्रिटिश कानून की वैधता को ही नहीं मानते। वैधानिकता पर सीधा प्रहार। जी, जब आप सत्ता के कानून को ही मानने से इनकार कर दें, तो सत्ता का वजूद ही खत्म हो जाता है। इसी का नतीजा था कि 1930 का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस के बिना पूरी तरह विफल हो गया। और फिर उसी दबाव में 5 मार्च 1931 को गांधी-इरविन समझौता हुआ। सोचिए, उस समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के प्रतिनिधि वाइसरॉय लॉर्ड इरविन को एक फकीर के साथ बराबरी के स्तर पर मेज पर बैठना पड़ा। ये अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी वैचारिक और रणनीतिक हार थी। बराबरी की मेज पर बैठना एक बात है, लेकिन आप उस मेज से अपने देश के लिए क्या लेकर उठते हैं, ये अधिक महत्वपूर्ण है। आपका क्या मतलब है? 5 मार्च 1931 के उस ऐतिहासिक गांधी-इरविन समझौते की सबसे बड़ी और शायद सबसे दुखद सीमा क्या थी? वो समझौता 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को नहीं रोक सका। हमारी स्रोत सामग्री में एक बहुत ही भावपूर्ण पंक्ति का उल्लेख है जो उस दौर के भारत की मानसिकता को दर्शाती है। वो मोहब्बत भी बड़ी कमाल की रही होगी, जिसका रांझा भगत सिंह और जिसकी हीर आज़ादी रही होगी। ओह, ये वाकई ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। और ये सिर्फ एक काव्यात्मक पंक्ति नहीं है, ये उस समय के भारत की धड़कन थी। जब 23 मार्च को इन 3 शूरवीरों को फांसी दी गई, तो देश के भीतर जो क्रूरता के खिलाफ आक्रोश और शहादत की आग भड़की, उसने साम्राज्यवादी सत्ता को भीतर तक डरा दिया। आप समझिए, यहां अनजाने में ही एक गुड कॉप बैड कॉप का डायनामिक काम कर रहा था। गुड कॉप बैड कॉप, ये दिलचस्प है, इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए,
अंग्रेज गांधी जी के साथ बातचीत कर सकते थे। गांधी जी उन्हें एक सुरक्षित निकास या कम से कम एक वैधानिक बातचीत का रास्ता दे रहे थे। हाँ, वो अहिंसक तरीका था। लेकिन भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों ने जो खौफ पैदा किया, उसने अंग्रेजों को यह समझा दिया कि अगर हमने गांधी जी से बात नहीं की तो हमें सड़कों पर इस उग्र, हिंसक और बेखौफ युवा वर्ग का सामना करना पड़ेगा, जिसे मौत से डर ही नहीं लगता। जनता के दिलों में जो आग इन शहीदों ने लगाई थी, वो किसी भी राजनीतिक या कागजी समझौते से कहीं अधिक प्रभावशाली थी। मैं आपकी इस गुड कॉप बैड कॉप वाली बात की गहराई समझ रही हूँ और शहादत का मैं पूरा सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं आपको एक अलग नजरिया देना चाहूंगी। अगर उस वक्त भारतीय समाज भीतर से टूट जाता तो कोई भी क्रांतिकारी आग हमें आज़ादी नहीं दिला सकती थी। भीतर से टूटने का क्या अर्थ है यहाँ? मेरा मतलब है कि ब्रिटिश सत्ता का सबसे बड़ा और खतरनाक हथियार उनकी बंदूकें नहीं, बल्कि फूट डालो और राज करो की नीति थी। आप 1932 के कम्युनल अवार्ड की बात कर रही हैं? बिल्कुल। 1932 में जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, तो वो कोई मामूली नीति नहीं थी। वो हिंदू समाज को स्थायी रूप से विखंडित करने की एक गहरी साजिश थी। वे दलितों को अलग निर्वाचक मंडल देना चाहते थे? या क्रांतिकारी हिंसा होती तो वो इस सामाजिक विभाजन को नहीं रोक पाती। ये गांधी जी का नैतिक बल और उनकी भूख हड़ताल ही थी जिसने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के साथ संवाद का रास्ता खोला और अंततः पूना पैक्ट संभव हुआ। मैं मानता हूं कि पूना पैक्ट ने एक बड़े विभाजन को टाला। और सिर्फ टाला नहीं, बल्कि उसने उस एकता को बचाए रखा जो हमारे अंतिम प्रहार के लिए सबसे जरूरी थी। और वो अंतिम प्रहार था 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। जब 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, तो वो उनकी पिछली अपीलों से बिल्कुल अलग था। अंग्रेजों ने ऑपरेशन 0 आवर्स के तहत रातों रात कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें लगा कि नेतृत्व के बिना आंदोलन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन हुआ क्या? आंदोलन बेकाबू हो गया। वाकई ये बिना किसी शीर्ष नेतृत्व के पूरे देश में दावानल की तरह फैल गया। आम जनता ने रेलवे लाइनें उखाड़ दी, टेलीग्राफ के तार काट दिए, समानांतर सरकारें बना ली। ये वो क्षण था जब अंग्रेजों का वो लॉजिस्टिक ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया। उन्हें अंतिम रूप से ये स्पष्ट हो गया कि अब भारत पर प्रशासन चलाना शाब्दिक और व्यवहारिक दोनों ही रूप से असंभव है। 1942 के इस जन विस्फोटक स्वरूप को मैं नकार नहीं रहा हूं। वो निस्संदेह एक निर्णायक क्षण था। लेकिन माफ कीजिएगा, मैं इस बात को नहीं मानता कि 1947 का परिणाम केवल और केवल 1942 के आंदोलन का इकलौता उत्पाद था। ऐसा क्यों? अगर ऐसा था तो अंग्रेज 1942 में ही क्यों नहीं चले गए? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और वे तुरंत सत्ता नहीं छोड़ सकते थे। ये एक व्यावहारिक समस्या थी। ठीक है, लेकिन जरा 1946 के घटनाक्रम को देखिए। मार्च 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आया ताकि संविधान सभा का गठन किया जा सके, तो वो किस मजबूरी में आया था? 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई, तो क्या ब्रिटिश हुकूमत ये सत्ता हस्तांतरण अपनी किसी सद्भावना या सिर्फ 1942 की याद में कर रही थी? नहीं। तो आपके अनुसार वो मुख्य दबाव क्या था? वो एक निरंतर, मतलब एक संचयी दबाव था, क्यूमुलेटिव। ये 1905 के बहिष्कार से शुरू हुई उस आग का नतीजा था जिसे 1907 में गरम दल ने हवा दी। ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुए कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट और एनी बेसेंट व तिलक के होम रूल लीग आंदोलन का असर था। ये काकोरी के वीरों और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की शहादत का मिला-जुला खौफ था। अंग्रेजों को पता था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उनकी खुद की कमर टूट चुकी है और अब भारत में अगर कोई नया हिंसक विद्रोह हुआ, जैसा कि 1946 में नौसेना विद्रोह के रूप में दिखा भी था, तो उसे संभालने के लिए उनके पास ना तो सेना है और ना ही मनोबल। तो आप कह रहे हैं कि 1947 का परिणाम इस पूरे स्पेक्ट्रम का नतीजा था? बिल्कुल। 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना और अंततः 18 जुलाई 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होना, जिसके तहत 15 अगस्त को हम स्वतंत्र हुए, ये सब इसी बहुआयामी दबाव का अंतिम फल था। मैं समझ रही हूँ। अगर ब्रिटिश सत्ता पर क्रांतिकारियों का खौफ और संस्थागत असहयोग का निरंतर दबाव न होता, तो वे भारत छोड़ो के बाद भी बहाने बनाकर सत्ता हस्तांतरण को और दशकों तक लटका सकते थे। देखिए, ये चर्चा वाकई बहुत गहरी और विचारोत्तेजक रही है। इस विमर्श को समेटते हुए मैं अपनी इस बात पर कायम हूँ
कि यद्यपि क्रांतिकारियों का बलिदान सर्वोच्च और प्रेरक था, लेकिन वो व्यापक जनभागीदारी और अहिंसक असहयोग का संगठनात्मक ढांचा ही था जिसने करोड़ों भारतीयों को, मतलब किसानों, महिलाओं और छात्रों को एक अजेय राजनीतिक शक्ति में बदल दिया। उसी ने उस पुर्जे वाली मशीन को पंगु किया जिसके बिना अंग्रेज एक दिन भी राज नहीं कर सकते थे। और मैं अपने इस रुख को दोहराना चाहूंगा कि जन आंदोलन अपनी जगह बेहद महत्वपूर्ण थे। उन्होंने जनता को जगाया, लेकिन बिना उग्र प्रतिरोध, शहादत और विधान परिषदों के भीतर की संस्थागत चुनौतियों के अंग्रेज कभी भी उस वास्तविक खौफ और विवशता का अनुभव नहीं करते जिसने अंततः उन्हें सत्ता छोड़ने पर मजबूर किया। जब जन आंदोलन विश्राम की अवस्था में होते थे, तब काकोरी से लेकर भगत सिंह तक की यात्रा ने उस आज़ादी की आग को कभी बुझने ही नहीं दिया। लेकिन हम दोनों शायद एक बिंदु पर पूरी तरह सहमत हो सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसी एक विशेष विचारधारा या किसी एक नेता के जादू की जीत नहीं था। बिल्कुल नहीं। यह जन आंदोलनों की व्यापकता और क्रांतिकारियों के अदम्य साहस का एक ऐसा जटिल और परस्पर निर्भर मिश्रण था जिसने एक अजेय साम्राज्य को उखाड़ फेंका। 100% सहमत हूं। ये एक ऐसा संगम था जहां हर धारा का अपना स्वतंत्र और अपूरणीय महत्व था। स्रोत सामग्री में 1905 से 19